यहाँ पर 19(1) डाल दिया गया। परंतु जो विधानसभा सदस्य अयोग्यता के निर्धारण कैसे करते हैं? देखिए, ये तो 19(1) जो है ये मानवाधिकार जो मानवाधिकार है जो कि सभी को होते हैं, चाहे वो संसद में हो या फिर कहीं बाहर हो, ये मानवाधिकार सबके सम्मिलित हैं। उन्हीं के अनुसार नीतियां बनाई गई। चलिए, जो विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कैसे होता है? ये दल बदल कानून, अन्य कारण भी है, अध्यक्ष का निर्णय, अर्थात इसमें राज्यपाल नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय फाइनल होता है। राज्यपाल अर्थात पहला कथन गलत है। और राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से संवैधानिक प्रमुख होना है, अर्थात ये संवैधानिक अधिकार है उनका। विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। ठीक है, आगे समझ, ये राज्यपाल का निर्णय नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि वो अयोग्य है या नहीं है। और 191 के बारे में देखते हैं। जो ये है 191, जो इसको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा 191 क्या है। अर्थात ऐसे प्रश्नों का राज्यपाल विनिश्चित अंतिम होगा, ये कथन गलत है। ऐसा विनिश्चित करने के लिए राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे राय के अनुसार कार्य करेगा, ये भी सरासर गलत है। निर्वाचन आयोग का कार्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव करवाना और चुनाव की अहर्ताओं के अनुसार और चुनाव की देखरेख करना, चुनाव से रिलेटेड ही है। एक बार विधायक या एमपी सांसद जो भी बन जाते हैं, पर संसद में इसका कोई इंटरफेयर नहीं होता, संसद में कोई इंटरफेयर नहीं होता इनका, अर्थात दोनों कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था 19(1). और वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल में 8/12/2003 और 13/12/2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे हैं? देखिए, जो राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसके अनुसार 6 है, और कहीं अगर आपको और जगह भी देखने को मिलते हैं, सर्च मारते हैं तो ये 5 देखने को मिलते हैं, परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी का माने है कि तो इसका हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ही मानना चाहिए। वैसे तो इसका सही आंसर 5 है। देखिए, इसमें कौन कौन थे? देखिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये 6 माने गए। उप राज्यपाल 1/11/2004 से 8/11/2004 तक थे, ये टीवी राजेश्वर। इसी के मध्य पहला था निर्मल चंद्र जैन, कैलाश पति मिश्र, टीवी राजेश्वर, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल और शैलेंद्र कुमार सिंह। अर्थात इनको सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का कार्यकाल सौंपा गया था, जो कि यूपी के भी राज्यपाल थे ये। इनको 8 दिन के लिए जो कार्यभार सौंपा गया था, परंतु कई जगह इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। होने में तो टोटल 6 है ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्यों संख्या है 15, 12, 30, 17 या कोई नहीं? न्यूनतम पदों की संख्या जो कि 25% है, अर्थात ये 12 जो इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, 12 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर और अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए। देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं, आपको खुद एलिमिनेशन से कर देंगे इसको। इलेक्शन सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, अर्थात एकल है, आयुक्त अकेला है, उसके नीचे कार्यरत है अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट कमिश्नर और अंडर सेक्रेटरी तहसीलदार पब्लिक सिलेक्शन। अंडर सेक्रेटरी के अंदर डेस्क ऑफिसर, नायब तहसीलदार और अकाउंट ऑफिसर, स्टैटिक ऑफिसर। वोटर रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी, ये स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के नगर पालिकाओं के चुनाव और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में 94 में किया गया था, अर्थात पहला भी सही है, पहला कथन सही था।
पंचायती राज संस्थाओं में नगर पालिका के चुनाव में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव के प्रावधान और निष्पक्ष स्वतंत्रता के तरीके से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अर्थात एलिमिनेशन से अब आप तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इसमें आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन के बारे में एलिमिनेशन कर दोगे इस व्याख्या को पढ़ने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या नहीं आता? देखिए, ये भी थोड़ा पेचीदा वाला क्वेश्चन है क्योंकि सन 1999 में इसका आयोजन किया गया था और राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कई प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करता है। इन परीक्षाओं के जरिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS, RPS और राजस्थान तहसीलदार RTS में भर्ती होती है। RPSC के कुछ लोकप्रिय परीक्षाओं की व्याख्याता स्कूल शिक्षक, कॉलेज प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षाएं शामिल है, जिनमें से अधिसूचना संख्या के जरिए की गई थी 2014 में RSMSSB की स्थापना राज्य सरकार ने 29 जनवरी को 2014 को अधीनस्थ सूचना संख्या के जरिए की थी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? कौन थे? कैलाश वांगचू, इंद्रनाथ मोदी, DS दवे, KK शर्मा या नहीं आता? देखिए, इसका सही आंसर देखते हैं। 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? इनमें से कैलाश वांगचू इसका सही आंसर है। इसकी कुछ व्याख्या। 1956 में भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के लिए वारंट जारी किए थे और अवधि में भारत के उच्च न्यायालयों के गठन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कालखंड था। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। 14 नवंबर 2011 को प्रवृत्त हुए थे और प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। और तीसरा है, आवेदक के प्रतिकर के समुदाय में आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। इसमें से कौन सा सही है? पहला तीसरा, पहला दूसरा, पहला सही है या दूसरा तीसरा सही है या नहीं आता? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले इसके बारे में संक्षिप्त परिचय। पहला है, 14 नवंबर 2011 को लोक सेवा आयोग ने गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया था, अर्थात एक तो हो गया। और इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नागरिकों को सशक्त बनाना, अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और समय सीमा निर्धारित की गई थी। क्षतिपूर्ति, अपीलीय अधिकार, अपील कर सकता है। सूचना का अधिकार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम का प्रभाव, इस अधिनियम में लागू होने में राजस्थान में शासन के पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ी है। नागरिकों के अब अपनी सेवाओं के निर्धारित समय सीमा के बारे में पता होता है। वो देरी होने से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं। कौन सी सेवाएं शामिल है इसमें से? राजस्व विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। और आवेदन कैसे करें, इसके बारे में भी कुछ जानकारी डाली हमने। आप इस अधिनियम के अपनी शिकायत ऑनलाइन ऑफलाइन दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के महत्वपूर्ण कदम जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मदद करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के प्रथम और द्वितीय अपीलीय फीस राजस्थान लोक सेवा गारंटी 2011 के महत्वपूर्ण अधिनियम, जिसके उद्देश्य नागरिकों को सेवाएं समय पारदर्शी तरीके से प्रदान करना है। इस अधिनियम की प्रक्रिया में फीस संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से अब हो जाएगा क्वेश्चन। प्राथमिक और द्वितीय अपील में फीस आसानी से प्रदान कर सकता है और उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त कर रखता है। फीस दे नहीं है, कोई फीस दे नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री या कोई नहीं। देखिए, राज्य सूचना आयोग का जो गठन है
वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल वही करता है जो कैबिनेट बोलती है। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री तय करता है। तो अर्थात ये तो है विधानसभा के विपक्ष का नेता इसमें शामिल होता है, सही बात है, ये भी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये तो तीनों शामिल है। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अर्थात इसका आंसर नहीं है तो पहला नहीं है। इसकी व्याख्या ये स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही क्रमांकन के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। डॉक्टर ज्योति किरण, बीडी कल्ला, प्रद्युमन सिंह। चलिए मैं व्याख्या बता देता हूँ, आपको खुद एलिमिनेशन कर दोगे इसका। पहले तो राज्य वित्त आयोग के आरोही क्रमानुसार कुछ नीतियां हैं और रिपोर्ट है। उसके बाद इसको स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। ये रहे सारे वित्त आयोग का पूरा कालानुक्रम, अध्यक्ष कौन कौन थे और उनका कार्यकाल कितना था। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है। नागरिक और सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि, या नहीं आता। देखिए इसके मूल उद्देश्य को पता करना है। चलो मैं व्याख्या में डाल देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या कहते हैं, सारे उद्देश्य जो है यह शामिल है। 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आमतौर पर आरटीआई अधिनियम कहा जाता है और ये उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ाना, जवाबदेहिता बढ़ाना, सुशासन को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, आरटीआई अधिनियम की अधिक मांग करना, सरकारी बजट और खर्च, सार्वजनिक परियोजना, सरकारी दस्तावेज और सरकारी अधिकारियों को संपत्ति आय। आरटीआई अधिनियम कैसे काम करता है उसकी जानकारी और उसका महत्व क्या है इसके बारे में। अर्थात सरकार को कार्यवाही की पारदर्शिता और जवाबदेही को वृद्धि करना, जो कि जवाबदेहिता पारदर्शिता को बढ़ाना ये भी है, और लोकतंत्र की विविधता में वृद्धि करना ये भी है, और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना ये भी है, और नागरिकों को सशक्त बनाना इसका आंसर नहीं है, अर्थात पहला इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसंतराव पाटिल, प्रभाराव, राज्यपाल, राम नाईक, दरबार सिंह, मुख्यमंत्री कौन कौन थे उस समय, इनका मिलान करना है। चलिए ये तो व्याख्या से आप भी कर दोगे। वसंतराव पाटिल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी पहले में सी, बस इसमें से हो गया, अब बाकी आप मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है इसका। इसका देखिए 2004 में इसका सही आंसर है। डीसी सावंत की नियुक्ति के समय अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया था और इसके कारण प्रभाव सारी जानकारियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का या की है अधिकार, दायित्व, प्रकार, शक्ति। देखिए जो 2013 है के अधीन अध्यादेश जारी करना ये इसकी शक्ति है, ना कि दायित्व। 2013 के जो है, देखिए 2013 में क्या क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है विशेष परिस्थितियों में, अर्थात ये शक्ति देता है, ना कि दायित्व है इसका, ना अधिकार है और प्रकार भी इसका नहीं है, कार्यवाही में शामिल नहीं है, ये इसकी शक्ति है, ये ऐसा कर सकता है।